जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। जमीन सर्वे से जुड़ा पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को पता है बिहार में जमीन का सर्वे शुरू हो चुका है। 20 अगस्त 2024 से 45,862 गांव में ये सर्वे शुरू हो चुका है। तो अगर आप बिहार के वासी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जमीन सर्वे से जुड़ा पूरी जानकारी आपको ऑल टू ऑल जानकारी देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान भाषा में। कि आपका ज़मीन का सर्वे होगा तो उस वक्त आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से फॉर्म आपको भरने होंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20 अगस्त को जब ये अधिसूचना जारी की गई थी, उस दिन ही हमने वीडियो बना करके आप सभी को इसकी सूचना दे दी थी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जा करके देख सकते हैं, चैनल पर उपलब्ध है। अब सवाल है कि आपके पास जो ज़मीन है उसका सर्वे आखिर कैसे होगा, क्या कुछ प्रारूप है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार से हर महत्वपूर्ण कंटेंट हम लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मन में यही सवाल आता है कि भाई हमारे बाप दादा के नाम पे ज़मीन है, तो अगर हम इस वक्त सर्वे कराएंगे तो हमारे नाम पे वो कैसे होगा, क्या कुछ करना होगा। यानी कि वो खतियानी ज़मीन है तो हम कैसे सर्वे कराएंगे, उसके लिए पहला डॉक्यूमेंट्स हमको कौन से बनाने होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना होगा। साथ ही अगर केवाला यानी कि अगर आपने कहीं से रजिस्ट्री कराया है आपके बाप दादा ने, तो उसका भी सर्वे कैसे कराएंगे, क्या कुछ प्रारूप होगा, समझिए आप स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला है जो ज़मीन का आपको किस्म बताया क्या है, खतियानी और दूसरा केवाला। दो प्रकार की ज़मीनें हो सकती है। आप अगर बिहार के वासी हैं तो आपके पास किसी न किसी भी प्रकार की ज़मीन तो जरूरी होगा, चाहे वो ज़मीन जोत वाला ही क्यों ना हो, या फिर कोई जंगल झाड़ ही क्यों ना हो, या फिर आप जहाँ घर बना करके रह रहे हैं वही ज़मीन क्यों ना हो। सभी ज़मीनों का सर्वे होगा, ऑल टू ऑल, एक भी टुकड़ा ज़मीन का छूटेगा नहीं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप बिहार के बाहर से कहीं इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लगभग जमीन सर्वे से जुड़ा जो प्रारूप होता है, जो तैयारियां होती है, लगभग ठीक इसी प्रकार से होगी, चाहे ये बिहार हो या फिर यूपी हो या फिर कोई अन्य राज्य क्यों ना हो। आज बिहार में हो रहा है, आगे चलकर किसी अन्य प्रदेश में भी हो सकता है। तो इसके लिए आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब सवाल है कि खतियानी ज़मीन, यानी अगर आपके बाप दादा के नाम पे ज़मीन है तो उसका पहला डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना होगा, वंशावली। यानी अगर आप उसका शेयर है, भाई आपके अगर मान लीजिए कि पिताजी के नाम पे ज़मीन था, आप उसमें शेयर हैं, आपका शेयर है, हो सकता है आप 2 भाई भी हो सकते हैं, 3 भाई भी हो सकते हैं। तो उसमें अगर आप शेयर धारक हैं तो आपको उसके लिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स बनाने की ज़रूरत है वो है वंशावली। कैसे बनेगा, क्या कुछ उसमें ऐड करने होंगे, बहुत बारीकी से समझिएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास पहले से बनाया हुआ कोई वंशावली है तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पहले क्या होता था, साधारण सा सरपंच से सिग्नेचर मोहर मार दिए, वंशावली तैयार। लेकिन अब नहीं होगा, कई सारे लोगों को अप्रूवल उसमें करना होता है। डिटेल से समझिएगा। वंशावली कैसे बनेगा, ग्राम कचहरी के जो सरपंच है उनके माध्यम से आपको ये वंशावली बनाने होंगे। इसके अलावा उसमें और भी जो 2-3 जो गवाह है उनको भी उसमें ऐड करना होगा, गवाही के तौर पे उनका जो सिग्नेचर करना होगा। साथ ही उसमें अप्रूवल के तौर पे जो आप वंशावली बनाएंगे, जो एक फॉर्म मिलेगा उसमें पूरी आपको डिटेल भरना होगा। क्या कुछ भरना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत बारीकी से समझिएगा। आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी अगर कहीं दिक्कत महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको उचित सुझाव हम जरूर देंगे। अब उसमें अप्रूवल कौन कौन से लोग करेंगे, पहले एक सरपंच जो बना देते थे, लिख देते थे, सिग्नेचर मोहर मार दिए, ऐसा नहीं चलेगा। अब नया प्रारूप आपको बनवाने होंगे, एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको पूरी डिटेल आपको भरना होगा। उसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी, चौकीदार का सिग्नेचर होगा। जी हाँ, इतने लोगों को अप्रूवल करने के बाद वो वंशावली तैयार होगा। यानी आपको एक फॉर्म मिलेगा सरपंच की तरफ से, उसको आपको भरना होगा। जैसे मान लीजिए ए के नाम से कोई खतियानी ज़मीन है, ए के नाम से समझ लीजिए आपके बाबा या कुछ भी हो सकते हैं, या फिर आपके पिताजी हो सकते हैं, उनका नाम ए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। आपके पिताजी या फिर बाबा का नाम कुछ भी हो सकता है। अगर आपके बीच में एक स्टेप और अगर अंदर का, जैसे आपके बाबा के नाम पे ज़मीन है तो आपके पिताजी अगर डेथ हो गए हैं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा। फिर उनके बाद आप उनके वंशज हैं तो उनको कैसे उसमें ऐड करना होगा, जैसे उसमें फॉर्म होगा। ए के नाम से जो खतियानी ज़मीन है उनके मान लीजिए कि 2 पुत्र हैं, जैसे मान लीजिए 2 पुत्र हैं। तो अब पहले क्या होता था कि पुत्री को ऐड नहीं किया जाता था तो भी वंशावली माना जाता था। लेकिन अब मेन पॉइंट है वो आप समझ लीजिए कि अगर किसी भी व्यक्ति का
3 सदस्य है, यानी 2 पुत्र है और 1 पुत्री है, तो पुत्री का भी नाम उस वंशावली में ऐड करना होगा। अन्यथा कभी जाकर के अगर वो पुत्री दावा कर सकती है कि भाई इस जमीन में मेरा भी हिस्सेदारी है, तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, 420 का भी आपका मामला बन जाएगा। तो इसके लिए आपको उस वंशावली में, जैसे मान लीजिए ए के नाम से कोई खतियानी जमीन है, तो उसके जैसे 2 पुत्र हो गए, कौन, ए और सी। बी एक जो पुत्री है उसको नहीं छोड़ना होगा, बी को भी इसमें ऐड करना होगा। अब सवाल ये है कि भाई उनका तो शादी हो जाता है, वो अपने ससुराल चली जाती है, तो उनका तो कोई हिस्सेदारी बनता नहीं है या फिर वो लेती नहीं है, लेकिन उसको आपको डॉक्यूमेंट्स यानी कागजाती तौर पे आपको अप्रूव करना होगा कि उनको ये ज़मीन नहीं चाहिए। कैसे? उसके लिए आपको एक NOC तैयार करना होगा विद द, मतलब फर्स्ट जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे आपको एक 1ST मजिस्ट्रेट केस से आपको एक NOC तैयार करवा के रख लेना होगा। तो ही आपको, जैसे कि उसमें घोषणा किया जाएगा कि भाई अब मैं इस ज़मीन में मैं कोई भी दावा नहीं करूंगी आगे चल करके। तो इस प्रकार का एक आपको NOC तैयार करवा लेना होगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब सवाल ये है कि उसमें अगर मान लीजिए कि ये जो वंशावली आप बनाएंगे उसके तहत आप उसमें शेयर धारक अपने आप को साबित कर देंगे इस वंशावली के तहत कि अब इनके वंश मैं ही हूँ। शब्दों से आप समझ ही सकते हैं, वंशावली यानी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या चलते आ रहा है, अब लास्ट में मैं ही जीवित हूँ, मैं ही उनके वंशज हूँ, मैं ही इसके शेयर धारक हूँ। अब उसमें हो सकता है कि आप 2 भाई भी हो सकते हैं, 4 भाई भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, होता यही है कि भाई 2 भाई 4 भाई होते हैं, तो अब आप चाहेंगे कि भाई हम दोनों तीनों भाई के नाम पे ये ज़मीन का बंटवारा इसी के तहत कर दिया जाए, तो कैसे होगा वो भी आप बारीकी से समझ लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सबसे पहले आप इसके तहत जो डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे, एक क्या होता है, कागजाती आपने अगर कहीं बंटवारा किया है, मान लीजिए आप 2 भाई हैं, कागजाती आपने बंटवारा कर लिया है पहले से, तो सही है, उसका आप डॉक्यूमेंट्स इसके साथ ऐड करेंगे तो ही आपके नाम पे अलग अलग खतियान तैयार हो जाएंगे। दोनों भाई के नाम पे अलग अलग खतियान तैयार हो जाएगा। मान लीजिए एक खतियान 1 हो गया और एक खतियान 2 हो गया, दोनों भाई के नाम पे खतियान तैयार है। लेकिन अगर आप कोई भी बंटवारा का कागज, हो सकता है आपने कागजाती बंटवारा न करके आपसी बंटवारा भी किया होगा सहमति के तहत कि चलो ये ज़मीन आपका, ये ज़मीन मेरा, तो उसके तहत एक आपको शेड्यूल बना लेना होगा सादे कागज पे, साधारण तौर पे कौन कौन से आपके ज़मीन है, पूरा उसका रकबा, पूरी उसका कितना कितना डिसमिल है, सब कुछ ऐड करके आपको 2-3 गवाह का उसमें सिग्नेचर करा लेना होगा। वो शेड्यूल बना करके आपको, हो सके तो आप अपने मुखिया से भी वहाँ पे सिग्नेचर करवा सकते हैं, सरपंच से भी सिग्नेचर करवा सकते हैं, वार्ड वगैरह से भी आप साइन करवा सकते हैं अप्रूवल के तौर पे कि हाँ भाई हमने आपस में इस सहमति के तहत बंटवारा किया है। अब आप इस डॉक्यूमेंट्स को ऐड करके इसी के साथ आप दोनों भाई अपने नाम पे इस खतियान को क्रिएट करवा लेंगे, बनवा लेंगे, ताकि आगे चल करके किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ये 2 आपके खतियान आपके दोनों नाम पे तैयार हो जाएगा। अब ये हो गया वंशावली। अब सवाल ये है कि जो केवाला वाला ज़मीन हो गया, यानी मान लीजिए कि आपके बाप दादा ने अगर कोई किसी से खरीदारी किया हो, रजिस्ट्री करवाया है, तो उसके लिए आपके पास जो कुछ भी प्रमाण होगा, उसका खरीदारी अगर किसी से भी किए हैं, जो कुछ भी प्रमाण होगा तो उसको इसके तहत आपको ऐड करना होगा कि भाई ये ज़मीन हमने वहाँ से खरीदारी किया है, ये हमारा दस्तावेज है, ये रसीद है, या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो। अब है कि इसके तहत जो सर्वे अब जो हो रहा है उसके तहत कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप आप समझिए, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अभी भी मैं कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार की कोई अगर दिक्कत महसूस हो रहा हो, कोई सवाल हो सकता है मुझसे छूट जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तुरंत मैं आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। कागजात, जरूरी कागजात कौन कौन से हैं, एक बार फिर कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये जानकारी आप सभी को पसंद आए तो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, कागजात यानी कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी जरूरत होगा सर्वेक्षण के तहत, सर्वे कैसे होगा, कब होगा, ये भी आप समझ लिए, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 तारीख से जो सर्वे शुरू हुआ है, हो सकता है आपके पंचायत में अभी सर्वे शुरू नहीं होगा, उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है बिहार सरकार की तरफ से, आपके पंचायत में एक ग्राम सभा का आयोजन होगा, उसके तहत एक डेट तय किया जाएगा जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारी भी होंगे, पंचायत के भी जो मुखिया हैं, सरपंच है, वार्ड सदस्य है, तमाम जो लोग हैं वहाँ पे इकट्ठा होकर के एक मीटिंग होता होगा। इस वक्त हो रहा है, अभी वर्तमान में हो रहा है, जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो एक मीटिंग होगा और उसके तहत एक डेट तय किया जाएगा और उस तारीख का एक आपको नोटिफिकेशन यानी कि एक पर्चा वहाँ पंचायत पे लग जाएगा कि भाई इस डेट से इस पंचायत में और इस तारीख से इस गांव में सर्वे शुरू होने वाला है, आपको वहाँ मौजूद रहना जरूरी है। अब उसके तहत कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से प्रपत्र, कौन कौन से फॉर्म आपको भरना होगा,
क्या कुछ करना होगा अब आप स्टेप बाय स्टेप और समझ लिए। पहले मैंने जो पहला डॉक्यूमेंट्स आपको बताया वंशावली, वो आपको यहाँ से मैं पूरी उसकी जानकारी दिया, उस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। दूसरा है बंटवारा का शेड्यूल, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई अगर आपके 2-3 भाई हैं तो आप लोग का आपस में जो बंटवारा का शेड्यूल है वो भी आपको इस वंशावली के तहत ऐड कर लेना होगा, या फिर आपने अगर स्टाम्प पेपर कागजाती तौर पे भी बंटवारा अगर कर लिया है तो वो आपको देने होंगे। 2 आपको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हो गए, समझ गए आप? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तीसरा प्रपत्र है जिसका नाम है प्रपत्र 2, यानी कि स्व घोषणा पत्र। नाम से ही आप समझ रहे होंगे, स्व घोषणा पत्र, यानी कि ये मैं घोषणा कर रहा हूं कि इस प्रपत्र में जो भी मैं जानकारियां दे रहा हूं मैं पूरी होशो हवस में दे रहा हूं। जो अगर कुछ इसमें गलतियां पाया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हाँ, अगर आप उसमें कुछ गलत जानकारियां देंगे तो उसका अगर कोई कानूनी कार्रवाई होगा तो उसका भी आप सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। तो इसके लिए उसमें पूरी जो डिटेल आपको देना होगा सही सही देना होगा। लेकिन सवाल ये है कि उस प्रपत्र में आपको कौन कौन सी जानकारियां देना होगा, बहुत ही आम है, बिल्कुल आसान भाषा में, चलिए आप समझ लीजिए। उस प्रपत्र में स्व घोषणा प्रपत्र अगर आपको भरने नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर मैं बना दूंगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि उतना ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत है, लेकिन जान लीजिए कि क्या क्या उसमें भरना होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो आपको कैसे उस प्रपत्र 2 को भरेंगे पूरी डिटेल से आपको बता दूंगा। लेकिन आपको थोड़ा सा मोटा मोटी समझ लीजिए कि उसमें क्या कुछ भरना होगा। पहला नाम, पहला कॉलम में क्या आएगा? नाम। दूसरा कॉलम में पिता का नाम। तीसरा कॉलम में अंश यानी हिस्सा, यानी कि आप उसमें कितना शेयर है, आपका शेयर उसमें कितना है, कितना आपका हिस्सा है। हो सकता है आप 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई होंगे, तो भाई आपका जितना उसमें शेयर बनता है उतना आपको उसमें दर्शाना होगा। यानी जितने लोगों के बीच में आपका शेयर है वो शेयर आपको उसमें दर्शाना होगा। खाता नंबर आपको पता है, खेसरा नंबर इसके बारे में भी आपको पता होगा। रकबा यानी कि वो कितना ज़मीन का चौड़ाई है, कितना वो ज़मीन है, उसमें आपको दर्शाना होगा। किस्म यानी किस प्रकार का वो ज़मीन है, ये भी आपको एक कॉलम में दिखाना होगा कि भाई वो किस प्रकार का ज़मीन है। जोत वाली ज़मीन है, कोई जंगल झाड़ वाली ज़मीन है, कि गृह वाला ज़मीन है, कि या फिर कोई मंदिर में ज़मीन गया है, स्कूल में ज़मीन गया है, किस प्रकार का ज़मीन है वो किस्म भी आपको दर्शाना होगा। शेयर होल्डर यानी जो खतियान है, जिसके नाम पे खतियान है, जैसे मान लीजिए मेरे दादा का नाम पे, मेरे बाबा का नाम पे वो खतियान है, अब उसके हम लोग कितने शेयर होल्डर हैं, कितने हम लोग उसमें अधिकारी तौर पे हम लोग का हिस्सा बनता है। 2 भाई, 4 भाई, जैसे मान लीजिए उनके पिता हुए 2 भाई, फिर अब हम लोग अलग अलग हो गए, फिर मान लीजिए कि 4 भाई होगा। तो इस प्रकार से हम लोग को 4 लोगों का अगर शेयर है तो चारों लोगों का उसमें डिटेल देना होगा। 4-5 जितने भी आप लोग शेयर हैं सभी लोगों का उसमें नाम बारी बारी से देना होगा। तो ये हो गया प्रपत्र 2 भरने का पूरा इसमें लेखा जोखा। अब जो अगला डॉक्यूमेंट्स है वो प्रपत्र 3.1 ये प्रपत्र है। 2 फॉर्म ये आपको भरने होंगे, एक प्रपत्र 2 और एक प्रपत्र 3, जिसको एक प्रकार से वंशावली भी कहते हैं। ये जो प्रपत्र है एक प्रकार से वंशावली की जानकारी ही समझ लिए। ये वाली वंशावली नहीं, जो खतियान के नाम को चेंज कराने के लिए जो वंशावली होता है तो वो वंशावली नहीं। इस वक्त का वर्तमान में आप उस खतियान में आपकी कितनी हिस्सेदारी है, अगर आपके भी कोई बच्चे हैं, कोई बच्चियां हैं, उसका डिटेल आपको देना जरूरी होगा। ये वंशावली करें। जो इस वक्त वर्तमान में अगर आप हैं, आपके नाम पे ये आगे चल कर के ये खतियान नंबर 1 या खतियान नंबर 2 होने वाला है, तो आपके भी कौन कौन कितने बच्चे हैं उसकी पूरी डिटेल वो वंशावली प्रपत्र 3 में आपको देना होगा। जो भी डिटेल होगा, नाम, उम्र, गांव, सब कुछ उसी तरीके से भर देना होगा। 5वां आधार कार्ड। जी हाँ, आधार कार्ड सब किसी के पास है डॉक्यूमेंट्स के रूप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। साथ ही आपको इसमें एक और जानकारी मैं ऐड कर दूंगा कि आधार कार्ड के पीछे आप अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देंगे, मेंशन कर देंगे कि भाई अगर किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी करना हो तो इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। तो इसके लिए आपको उसके पीछे विद द फ़ोन नंबर के साथ उस पर फ़ोन नंबर लिख करके और सिग्नेचर कर देना होगा। सिग्नेचर जरूरी है, अप्रूव करेंगे कि हाँ भाई ये मेरा फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर दे करके सिग्नेचर कर देंगे कि भाई किसी भी प्रकार कोई मान लीजिए हमसे जानकारी चाहते हैं, कानूनगो हो गया, सरपंच, कोई भी होगा, अगर हमसे जानकारी चाहता है संबंधित विभाग से तो हमसे संपर्क कर सकता है इस फ़ोन नंबर पर। 6ठा हो गया ज़मीन पर कोर्ट का आदेश। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है अगर आपका कोई केवाला वाला ज़मीन है या फिर कहीं से दान में मिला हो, कहीं से दहेज में मिला हो,
तो उसका आपको प्रपत्र देना होगा, यानी आपने रजिस्ट्री कराया है तो उस कोर्ट का आदेश का आपको कॉपी देना होगा, दस्तावेज देना होंगे, रसीद देना होंगे, जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है। कहीं से भी आपका वो ज़मीन मिला है, चाहे वो दान में मिला हो, दहेज में मिला हो, कहीं से भी मिला हो, तो उसका एक डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। जो भी आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होगा, चाहे वो कोर्ट का आदेश कहीं क्यों ना हो, वो आपको देना होगा। हाँ, अब आगे क्या है, मृत्यु प्रमाण पत्र। जी हाँ, मैंने पहले भी कहा कि अगर आपका मान लीजिए बाबा के नाम पे वो खतियान है, बीच में आपके पिताजी हुए, तो पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। अगर इस वक्त मान लीजिए कि मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है, बहुत ज़रूरी है, इतना जल्दी नहीं बन पाएगा, मैं तो चाहूँगा कि आप ज़रूर बनवा लें, किसी भी तरह से कहीं भी भाग दौड़ करके ज़रूर बनवा लें, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन फिर भी अगर खुदा नकास्ता नहीं बन पाया तो एक एफिडेविट भी आप करवा करके इसमें ऐड करवा सकते हैं। अब हो गया 8वां डॉक्यूमेंट्स, जमीन संबंधी कोई भी दस्तावेज। जी हाँ, आपके बाप दादा का नाम पे खतियान है, पूर्वजों का नाम पे खतियान है, रजिस्ट्री करवाए हैं, कहीं से दस्तावेज कराए हैं, कहीं से दहेज में मिला है, दान में मिला है, किसी भी प्रकार से, या फिर सरकार द्वारा ही मिला है, किसी भी प्रकार से आपको उस ज़मीन का अगर आप मालिकाना हक रखते हैं तो उसका आपको एक डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने होंगे, एक डॉक्यूमेंट्स आपको प्रस्तुत करना होगा। तो इस प्रकार से ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया हूँ। तो ये है पूरा जो रूपरेखा कि आपका कैसे सर्वेक्षण होगा। अब सवाल ये है कि आखिर इतने डॉक्यूमेंट्स तो भाई मान लीजिए लगेगा, लेकिन जब सर्वे शुरू होगा तो भाई उस वक्त हमको क्या करना होगा। मैंने पहले बताया कि पंचायत में एक ग्राम सभा का आयोजन होता है, उसमें आपको एक डेट तय किया जाएगा, नोटिस लग जाएगा कि भाई इस तारीख से इस पंचायत में, इस तारीख से इस गांव में, इस वार्ड का सर्वे होगा। तो उस तारीख पे आपको अवेलेबल रहना होगा। आप अगर बाहर भी रह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि वहाँ पे आप पहुँच जाए। अब इन सारे प्रपत्रों को कहाँ जमा करना होगा, आप चाहे ऑनलाइन और ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे चल करके। लेकिन अब सवाल ये है कि जो पंचायत में सर्वे का डेट निकलेगा उस दिन आपको क्या करने होंगे। जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो आएंगे, अमीन आएंगे, या पंचायत के आपके मुखिया हैं, सरपंच है, वार्ड सदस्य हैं, या फिर क्या बोलते हैं चौकीदार हैं, सारे लोग मौजूद रहेंगे। उनकी पूरी निगरानी में ये सर्वे होगा। देखिए, इससे पहले गूगल सर्वे, हवाई सर्वे हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ आपको उसी सर्वे का अप्रूवल करना है कि भाई ये चौहद्दी कौन कौन सा है, आगे पीछे क्या क्या है, कितना ज़मीन है, जो इस ज़मीन का मालिक है वो इस वक्त वर्तमान में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका आगे प्रक्रिया होगी। अगर है तो उन लोगों का मौजूदगी में ये सर्वे शुरू हो रहा है, ताकि नए नाम पे इस वक्त जो लोग जीवित हैं उनके नाम पे ये खतियान अब ऑलरेडी तैयार हो जाए, ताकि जो वाद विवाद चल रहा है इस वक्त ज़मीन को लेकर के, खासकर बिहार में, उस वाद विवाद को ख़त्म किया जाए। केस फौजदारी बहुत सारे मामले चल रहे हैं, उसको ख़त्म किया जाए, इसके लिए सर्वे शुरू हो रहा है। तो पंचायत में एक डेट निकलेगा, उस दिन सर्वे होगा, उस दिन वहाँ पे आपको मौजूद रहना होगा। हाँ, अब ये जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप जमा करेंगे विद द प्रूफ के साथ, वो उसके लिए उसका आपको एक फ़ोटोकॉपी करा के रख लेना होगा, और उसका जो रसीद है वो भी आपको अप्रूवल के तौर पे रख लेना होगा कि भाई हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं। तो इस प्रकार से आप ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। अब ये हो गया ज़मीन सर्वे से जुड़ा पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी, मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया। अब जब सर्वे हो जाएगा तब आपको उससे फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि आपके नाम पे वो खतियान हो जाएगा, यानी आप उस ज़मीन का मालिकाना हक रखते हैं, आपके नाम पे खतियान हो जाएगा। ये खतियान मान लीजिए कि आपके नाम पे एक बन गया, जिस ये खतियान होगा जिसमें आपका नाम रहेगा, खाता नंबर रहेगा, खेसरा नंबर रहेगा, रकबा, किस्म और चौहद्दी, चारों तरफ से पूरी जानकारी उस खतियान में आपका रहेगा। यानी जब भी उसका जांच किया जाएगा तो वो ज़मीन, यानी कि वो खाता नंबर, खेसरा नंबर, वो आपके नाम पे वहाँ पे शो करेगा। अब इसको बिहार सरकार क्या कर रही है, डिजिटली करने जा रही है। यानी अगर आपके पास जैसे वो पैन कार्ड, आधार कार्ड है तो उसमें आपकी पूरी डिटेल दिया हुआ है। भाई आधार कार्ड, आधार नंबर से ही पूरी डिटेल मालूम पड़ जाता है कि आप फलाने गांव का है, फलाने आपके पिताजी का नाम है, आपका गांव का नाम ये है, आपका नाम ये है, सब कुछ उसमें आपको मेंशन किया हो रहा है। उसी प्रकार से एक प्रॉपर्टी कार्ड आपको बनेगा। जी हाँ, बिहार सरकार की तरफ से एक प्रॉपर्टी कार्ड आपके नाम से जारी किया जाएगा। मैं बहुत ही गहराई से आपको ये सारी जानकारियाँ बता रहा हूँ, शायद जो आपको कहीं और नहीं देखने और सुनने को मिलेगी। प्रॉपर्टी कार्ड, जैसे आपके पास आधार कार्ड होता है उसी प्रकार से आपको पास एक प्रॉपर्टी कार्ड बिहार सरकार जारी करेगी, जिसमें आपका कोई एक नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है,
अब उस प्रॉपर्टी कार्ड के तहत आपको उसके अंदर सारी जानकारियाँ मेंशन किया रहेगा। आप उससे पूरी डिटेल आप जान सकते हैं कि भाई मेरे नाम पे कौन कौन से ज़मीन है, कौन कौन से खाता खेसरा नंबर है, फलाना ठिकाना। अब सर्वेक्षण के बाद अब आपको क्या करना होगा, देखिए अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, सर्वे के बाद ये सब कुछ तो हो गया। अब सर्वे के बाद किसी भी प्रकार से आपको कोई आपत्ति है तो भी आपको 90 डे का आपके पास समय रहेगा। 90 दिन के भीतर आपको आपत्ति दर्ज करनी होगी। जी हाँ, किसी भी प्रकार, जैसे मान लीजिए आप वहाँ सर्वे में नहीं पहुँच पाए हैं, या फिर हो सकता है जो लिस्ट वगैरह निकलेगा जो पंचायत में दिया जाएगा, पहला लिस्ट निकलेगा कि हाँ भाई ये लोगों का इतने आदमी को ज़मीन का सर्वे हुआ है, इतने आदमी का नाम पे इतने इतने खाता नंबर है, ये सब पूरा डिटेल। उसमें भी आपको किसी प्रकार का दिक्कत है, आप समय पर नहीं पहुँच पाए हैं, कोई गलत जानकारी ऐड हो गई है, या फिर कम ही आपके नाम पर ज़मीन वहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप 90 दिन के अंदर आपको आपत्ति दर्ज कर देना होगा, ताकि उस पर सुनवाई किया जाएगा और सारी जानकारी को फिर से सही कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ही जानकारियाँ देखने और सुनने को मिली होगी। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।